सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। माय नेम इज रुपेश। जैसा आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी कि 25 दिन में हम पूरा पूरा इंडियन पॉलिटी कवर अप करेंगे। आज जो हमारा सेशन है दैट इज डे 9। ये हमारा नवा क्लास है, 9th क्लास है, 9th सेशन है। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा अमेंडमेंट्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, पिछली क्लास में मैंने आप सभी से पूछा था, बट आई कुड सी द रिव्यू ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स जो चाहते थे कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू करें, राइट? सो माय ओनली रिक्वेस्ट इज दैट कि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बिकॉज ऑफ यू गाइस। आई जस्ट वांट इसको थोड़ा सिंसियरली देखना, ट्राई टू यूटिलाइज द सीरीज एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज अल्टीमेटली अभी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, फिर आपके सामने सीडीएस है, असिस्टेंट कमांडेंट अगले साल यूपीएससी है। ये सीरीज उन सारे एग्जाम्स के पर्पस को फुलफिल करेगी। बट वो कहते हैं ना कि अगर आपने इसको लास्ट में देखना स्टार्ट किया तो एक तरह से कंटेंट पाइल हो जाएगा, मतलब बहुत पाइल्ड अप हो जाएगा। इट इज बेटर कि आप एक एक सेशन को देखते रहो और ये वीडियोस को, इस सीरीज को फटाफट खत्म कर लो। दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। बाकी जो भी हम पीपीटी यहाँ कवर अप कर रहे हैं, ये हमने खुद से कंटेंट बनाया हुआ है। आपके लक्ष्मीकांत बहुत ही बल्कि किताब है, उसको कट डाउन कर दिया, छोटा कर दिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ऑल्सो लक्ष्मीकांत में केस स्टडी को बहुत डिटेल में लिटरेचर से एक्सप्लेन किया हुआ है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो हमने सारे केस स्टडी को कवर अप किया हुआ है, बट लिटरेचर पार्ट को कम कर दिया। बाकी मैं पूरा आपको क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज गोइंग टू हेल्पफुल। तो आप इस पीपीटी को, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम क्या है? यूपीएससी बाय रुपेश। ठीक है, आई थिंक आप सभी को पता है। जिनको नहीं पता, जो नए एस्पिरेंट है, जो पहली बार वीडियो पे आ रहे हैं, मैं ये उनको बताना चाह रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी अमेंडमेंट, संशोधन जो हमारे संविधान में होता है। पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स को कवर अप किया था 3 सेशन के अंदर में, तो एक बार उसको रिवाइज करते चलना साथ साथ में, तब जाकर के ज्यादा हेल्पफुल होगा। एनीवेज, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि सर अमेंडमेंट, संशोधन, ये एक्चुअली में हमारे संविधान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वाई अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट? संशोधन का आखिरकार में जरूरत क्यों पड़ा? तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, एक्चुअली में आपका जो संविधान है ना, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है। क्या है? इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब हमारे सोसाइटी में जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर, जो भी कुछ बदल रहा है, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है। सपोजिटली जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया 1950 में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें नहीं पता था ना कि आने वाले टाइम पीरियड में इंटरनेट इतने स्पीड में आ जाएगा, एआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, टेक्नोलॉजीज के थ्रू स्कैम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है आज के टाइम पीरियड में जो गवर्नमेंट है हमारी, उस स्कैम को कम करने के लिए कोई एक इनिशिएटिव लेकर के आए, कोई एक एक्ट बनाए, या फिर हो सकता है हमारे संविधान में कुछ संशोधन करे, हमारे संविधान में कुछ बदलाव करे, राइट? कुछ इसके अंदर में क्या करे? अमेंडमेंट्स करे। तो ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में जैसी चीजें चेंज हो रही हैं, हमको सिमिलर चेंजेस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट करना है। समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। आज के टाइम पीरियड में जैसा सोशल ऑर्डर है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमको उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम के लिए रेलिवेंट है। इसीलिए हम आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया है? इट इज कॉल्ड एज दी लिविंग बुक। आप सभी ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा कि हमारा संविधान एक जीवित किताब है। इट्स अ लिविंग बुक। हम लिविंग बुक क्यों कहते हैं? हम लिविंग बुक सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे संविधान में समय जैसे जैसे बदल रहा है, वैसे उसमें हम संशोधन करके भी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही इजी तरीके से आई थिंक सबको समझ में आ चुका होगा। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस है, कौन सा आर्टिकल है, किस पार्ट के अंदर में मेंशन किया गया, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो जस्ट स्टे हियर विद मी फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। आधे घंटे में, छोटा चैप्टर है, आराम से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी के सामने कुछ हमने यहाँ पे फीडबैक्स डाला हुआ है। एक्चुअली में जो मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है हमारा, गुरु द्रोणा मेंटोरशिप प्रोग्राम, राइट, पावर आईएएस का जो हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे चल रहा है, उसके कुछ फीडबैक है। जो भी एस्पिरेंट्स है मेंटोरशिप प्रोग्राम को लेकर के, उनमें कुछ एक बहुत ही कंसिस्टेंट चेंज देखने को मिला। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट है जो कंसिस्टेंसी और उनके डिसिप्लिन में पहले से इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आया। द रीजन इज दैट कि आपको जबरदस्ती डेली सुबह करके टारगेट अपलोड करना पड़ेगा कि सर आज मैं ये 3 चीजें पढ़ने वाला हूं, और शाम को अपडेट करना पड़ेगा कि सर मैंने इन 3 में से 2 चीजें पढ़ा, 2.5 चीजें पढ़ा, राइट? तो यू हैव टू ट्रैक योर डे। और सिर्फ आप ट्रैक नहीं करोगे, आपके साथ में मेंटोर भी आपके दिन को ट्रैक करेगा, ताकि हम अपने हर एक दिन को एवरी डे
फिर हम हर एक हफ्ते को, और वहां से हमारा महीना बनेगा और महीने से हमारा साल बनेगा। अगर हमने इस कंसिस्टेंसी के साथ पूरे साल एफोर्ट किया, सिर्फ आपने नहीं, आपके साथ ये मेंटोर ने भी आपको ट्रैक करते हुए, सो डाउन द लाइन इट इज गोइंग टू हेल्प यू अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, जब आप फाइनल एग्जाम्स में जाओगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस एंटायर मेंटोरशिप प्रोग्राम इज देयर। तो ये कुछ ऐसे एस्पिरेंट है हु आर बीइंग वेरी कंसिस्टेंट। एनीवेज आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस थिंग टू द नोटिस ऑफ यू ऑल। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9910193064। और प्रीसाइजली हम क्या कर रहे हैं, हम इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के थ्रू एक एक करके प्रीलिम्स एंड मेंस के सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप कर रहे हैं, स्पेशली फॉर 2026 एंड 2027 2026 और 27 के एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट टू हियर ओवर मी एंड द प्राइसेस आर अप्रोक्सीमेटली 9,000 रुपीज ईयरली चार्जेस, राइट। So anyways, you can definitely get these things to your notice as and how you feel you need that mentorship program. Anyways, अब हम आगे चलते हैं। तो जैसा हमारा डेली का सिस्टम है सर, हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू ऑन डेली बेसिस इज दैट कि हम सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, राइट। आफ्टर वाचिंग द क्वेश्चन वी यूज टू सी द कंटेंट कि हमें कैसे कवर करना है। अब देखो ये अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, राइट, लेकिन ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से इंटीग्रेटेड है। टॉपिक है नारी शक्ति वंदना, राइट। तो ये बहुत ही करंट का टॉपिक है। इनफैक्ट अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिखाऊं तो अमेंडमेंट से रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं करंट से टच्ड है। 7th अमेंडमेंट 71st अमेंडमेंट से पूछा गया सवाल है लैंग्वेज को लेकर के। तो मैं पहले आपको आज के क्लास में पढ़ाऊंगा कि सर अमेंडमेंट्स होता क्यों है, अमेंडमेंट एक्चुअली में रिक्वायर्ड क्यों है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, संशोधन हम क्यों करते हैं, व्हाई अमेंडमेंट इज नेसेसरी। देखो ये सब मेंस के पॉइंट्स आप इसको ऐड कर सकते हो। सबसे पहला, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, इट्स अ लिविंग बुक, एक जीवित किताब है। उसमें जब चाहो आप बदलाव कर सकते हो। क्यों बदलाव करेंगे, क्योंकि हमारे सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो अगर हमारे सोसाइटी में कैसे भी चेंजेस हो रहे हैं, हमें सिमिलर चेंजेस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंपैक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंपार्ट करना है। दैट इज द रीजन इट्स कॉल्ड एज अ लिविंग बुक। सेकंड इज अमेंडेबिलिटी इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेलेवेंस। अगर आप अपने संविधान को अमेंड कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ अमेंड कर रहे हो, तो आप अपने संविधान को ज्यादा रेलिवेंट कर रहे हो। सपोजिटली अगर आपका संविधान 1950 के बाद में अमेंड हुआ ही नहीं, तो क्या वो आज के टाइम के लिए रेलिवेंट है, नहीं है, क्योंकि आज का टाइम 1950 से बहुत बदल गया। आज का टाइम छोड़ो, लेट्स टॉक अबाउट 30 इयर्स बैक। आपकी जो दुनिया 1995 में थी, क्या वो दुनिया 2025 में है, नहीं है। एवरीथिंग इज ड्रास्टिकली चेंज्ड। किसने सोचा नहीं था 1995 में कि 30 साल बाद हम इतने स्पीड में ग्रो करेंगे, और शायद हम अभी नहीं सोच पा रहे हैं कि और 30 साल बाद, राइट, 2055 में या 2065 के आसपास में हमारा ग्रोथ रेट क्या होगा। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। So that is the reason why everything has to be incorporated with the changing pace. That is the reason why constitution is more important और amendment is very important. Next आपको आएगा it adapts to change the need and condition. सही बात है सर, need and condition को हमें इसमें changes में adopt करना है। और कहीं ना कहीं जो contemporary developments हो रहे हैं, जैसे सभी विकास हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल AI आ गया, अब AI से ओरिएंटेड हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो हमें कहीं ना कहीं उन डेवलपमेंट्स को ऐड करते चलना है। सो ऑल दीज थिंग्स शोज दैट देयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग प्रॉपर अमेंडमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ हमारे पास में संशोधन भी होना चाहिए। अब संशोधन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या हमारा संशोधन, क्या हमारे देश में जो अमेंडमेंट होता है बहुत ही इजी है। इजी मतलब हमने बस सिंपल मेजोरिटी के साथ में पास कर दिया, क्या ऐसा अमेंडमेंट है, या फिर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही रिजिड है। क्योंकि देखो दो तरीके से हो सकता है। सपोजिटली अगर आप कोई भी चीज को वोटिंग प्रोसेस से सॉल्व करना चाहते हो, राइट, तो उसका दो तरीका, या तो आप बस ये बोल दो कि सर 50% लोगों ने मेरे फेवर में बोल दिया, मोर देन 50% लोगों ने मेरे फेवर में बोला है एंड आई हैव वॉन दिस, ये है सर सिंपल मेजोरिटी। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में आपको ही पढ़ाऊंगा, मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, बहुत लंबा सा प्रोसेस है। तो अगर आप सिंपल मेजोरिटी के साथ अपने संविधान में चीजों को बदल पा रहे हैं, सिर्फ 50% लोगों के सपोर्ट करने से बदल पा रहे हैं, इट मींस आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मतलब कोई भी आएगा, कैसी भी गवर्नमेंट आएगी, उसकी मेजोरिटी ठीक ठाक होगी, वो कुछ भी बदल देगी अपने संविधान में, इट्स नॉर्मल, राइट। लेकिन अगर आप स्पेशल मेजोरिटी के साथ बदल रहे हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्या है सर, रिजिड है, आपको बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा। 2/3 लोगों का वोट चाहिए होगा, राइट, 2/3 इज अ ग्रेट नंबर, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं बैलेंस है, वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच में क्या है, इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ। मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का क्या है, एक बैलेंस ग्रुप में आपको दिखाई देगा। तो सबसे से पहले आपको बताऊंगा हमारा जो इंडियन का जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, संशोधन का जो व्यवस्था है हमारे देश में, ये बहुत आसान नहीं है। जैसे यूके में आप देखो, यूके में कन्वेंशंस के थ्रू नॉर्मल अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, वैसा हमारे देश में नहीं है। प्लस
बहुत रिजिड भी नहीं है, जैसे आप यूएसए में देखते हो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैंने आपको यहां पे लिख करके बताया, इट्स अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। इट्स ऑन अ बैलेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। कोई कोई जगह पे हम सिंपल मेजोरिटी के साथ ही पास करेंगे, कुछ जगहों के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होगा। सो दैट इज वेरी स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखा हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैलेंस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत ही खास फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम दोनों साइड को बैलेंस करके चल रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या दिखाई देगा, अच्छा ये जो भी कुछ हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, अब ये फैक्चुअल है, याद रखना स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम और यूपीएससी के जो अलग अलग वर्टिकल है, सीडीएस एनडीए और असिस्टेंट कमांडेंट, वहां आता है आपका जो अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 368 में पार्ट 20 के अंदर में इंक्लूडेड है। किसके अंदर है सर, आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे भी इंपॉर्टेंट, ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, सो इट इज इंस्पायर्ड बाय साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से सर, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। सो इट इज इंस्पायर्ड बाय साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। That should be very simple and very clear to all of you. So this is how you will see the amendment process in India. ठीक है, तो ये आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स को ध्यान में रखने हैं। आगे अगर हम चलें तो पार्लियामेंट का क्या रोल है सर अमेंडमेंट में। आप अगर मैं आपसे पूछूं क्या हमारे देश में जो संविधान में संशोधन करना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना तो छोटी मोटी बात नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं सबसे पवित्र किताब है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जो गाइडिंग लाइट है, उसी के भरोसे पूरा पूरा देश चल रहा है। संविधान बहुत इंपॉर्टेंट सी बुक है। अब अगर हम संविधान में कुछ बदल रहे हैं तो आप खुद सोचो, क्या ये बदलने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है या स्टेट्स के पास भी है। क्या स्टेट लेजिस्लेचर भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं? थिंक अबाउट दिस। नहीं कर सकते। पता है सबको क्यों नहीं कर सकते? अब इसके पीछे का रीजन क्या है सर, हमारे देश में लेट्स सपोज दैट ऐसे 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? वी हैव इज 28 स्टेट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे देश में कितने सर? 28 स्टेट्स हैं। अगर इन 28 स्टेट्स के 28 लेजिस्लेचर ने, राइट, इनके हाउसेस ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना स्टार्ट कर दिया, तब तो हर स्टेट अपने हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना देगा। लॉजिकल है ना। बिहार बोलेगा मेरे को इस वाले प्रोविजन से दिक्कत हो रही है, मैं इसको बदल देता हूँ। पंजाब बोलेगा मैं इसको बदल देता हूँ। हरियाणा बोलेगा मैं इसको बदलता हूँ, राइट। इस तरीके से सबने अपने अपने हिसाब से चीजों में बदलाव कर दिया, फिर देश का संविधान क्या ही बचा। दैट इज द रीजन वाई अगर हमारे संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो देयर इज ओनली पार्लियामेंट विच कैन डू अमेंडमेंट। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड। बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, बट यूपीएससी पूछती है, हम वहां पे गलती करके आते हैं प्रेशर में, पेपर के प्रेशर में हम इसको गलती करके आते हैं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्यों सिर्फ पार्लियामेंट अमेंड करेगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, देश का संविधान एक है। ऐसा तो नहीं है ना कि सेंटर का संविधान अलग है, स्टेट का संविधान अलग है, राइट। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो अलग लॉ को फॉलो कर रहा है, हाई कोर्ट अलग लॉ को फॉलो कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। वी ऑल हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी, वी हैव सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये कहीं ना कहीं आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है ये। तो अगर हमारे पास में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है तो अमेंडमेंट कौन करेगा? सिर्फ पार्लियामेंट करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। आपको पता है यूपीएससी ने 2022 में इस पे क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के लिए क्या हमें ऐसा स्टेटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए हमें प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, अच्छे अच्छे बच्चों ने उसको सही मान लिया था, बट दैट इज रॉन्ग। अगर आप संविधान में संशोधन कर रहे हो तो आपको प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने संविधान में संशोधन किया नहीं, पहले मैं जाके परमिशन लूं कि सर क्या मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दूं। देयर इज नो नीड एट ऑल। प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के अलग बिल है, फॉर एग्जांपल मनी बिल, बाकी अलग प्रोसेस है, अलग अलग बिल्स पे। लेकिन संविधान में अगर संशोधन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना है, फॉर दैट पर्पस आपको प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। अच्छे से याद रखना, प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन मतलब बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से आपको कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बेसिक रूप में। देखो, बिल और एक्ट में डिफरेंस ये है कि जब कोई भी चीज, कोई भी ड्राफ्ट अगर पास नहीं हुआ है तो बिल कहते हैं। मतलब पास करने का प्रोसेस क्या है? लोकसभा में जाएगा, वहां से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, वहां से पास होगा और राष्ट्रपति साहब साइन कर देंगे। इन तीनों से अगर वो पास हो गया तो वो बिल क्या बन जाएगा? वो बिल बन जाएगा एक्ट। अगर इन तीनों में से किसी एक ने अभी इसको रोक के रखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज बिल। तो आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला करके हमारा पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, हम लोग बहुत बार सोचते हैं ना कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मींस लोकसभा एंड राज्यसभा। दैट इज रॉन्ग। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप राष्ट्रपति साहब को नहीं लोगे तो क्या कोई बिल एक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा सर।
आपको राष्ट्रपति का सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए, दैट इज प्रायरली इंपॉर्टेंट, है ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में लोकसभा राज्यसभा में बिल रखने से पहले आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा से पास कराइए, राज्यसभा से पास कराइए, उसके बाद आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेने की आवश्यकता है कि सर ये बिल पास होकर के आया, तो उस पर साइन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में द प्रेसिडेंट हैज टू साइन दैट बिल, क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, जितने भी कैब होते हैं, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास किए गए होते हैं, तो इसीलिए इसमें आपके राष्ट्रपति साहब को साइन करना ही होता है, ठीक है। चलो, प्रेसिडेंट मस्ट एसेंट, नो डिस्क्रेशन, राष्ट्रपति के पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति के पास लगेगा तो राष्ट्रपति बोलेंगे नहीं मैं साइन नहीं कर रहा, उनको करना ही पड़ेगा। he has to put the signature, that is mandatory for him, that is important, ठीक है। अच्छा, once ascended, एक बार अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, amendment becomes law, जो अमेंडमेंट था, जो संविधान संशोधन अधिनियम था, अब वो क्या बन गया, कानून बन गया, the bill will become an act। ये जो भी मैंने आपको बेसिक्स बताया ना, ट्रस्ट मी, बेसिक्स पे आईएएस के एग्जाम पे क्वेश्चन आया, ट्रस्ट मी एस्पिरेंट्स उसमें भी गलती करके आए, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर करके चल रहा है। पॉलिटी इस तरीके से पढ़ना है कि इसके बाद पॉलिटी पढ़ने के लिए कहीं जाना ना पड़े, दैट शुड बी द फाइनल टच ग्राउंड फॉर द पॉलिटी, दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज, राइट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या आपका विजन रहा है, इस पे बहुत ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टफ। कॉन्स्टिट्यूशन एक सैक्रेड है, राइट, बहुत ही सैक्रेड सा चीज है, बहुत ही पवित्र सा चीज है, राइट। कहीं ना कहीं रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी के बीच में बैलेंस बनाया गया है, राइट। जो आपका संविधान है ना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट कानून बनाना है, वो ऑर्डिनरी कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ऑब्वियस सी बात है सर, ऑर्डिनरी कानून इज लाइक नॉर्मल कानून, संविधान में अगर आप संशोधन कर रहे हो तो स्पेशल है, सो दैट हैज टू बी गिवन इवन मोर प्रायोरिटी, राइट। तो फ्यूचर जनरेशन इसको रिस्पेक्ट करे और इसको इंप्रूव करे, दैट इज व्हाट इज गिवन, फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट भी है, एनीवेज। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी आपको संविधान में संशोधन करना है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, यानी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, अगर आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसका प्रोसेस क्या, प्रोसेस ये है कि आप कोई भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब आपका मन हो तो आप पहले उसको लोकसभा में ले जाइए, या आपका मन हो तो आप पहले उसको राज्यसभा में ले जाइए, इट इज अप टू यू। आप उस बिल को किसी भी हाउस में लेके जा सकते हैं, इधर इन द लोकसभा और इन दी राज्यसभा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, ऐसे बिल्स पे सर कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। देखो, एक ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे पार्लियामेंट में, हम इसको पार्लियामेंट में पढ़ते हैं, बट मैं आपको समझाता हूं। बहुत बार क्या होता है ना, लोकसभा ने एक बिल को पास कर दिया, ऑर्डिनरी बिल है, राज्यसभा में गया, राज्यसभा के मेंबर्स उस बिल के क्लॉज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव करिए। वो बदलाव करने के लिए वापस लोकसभा में गया, लोकसभा के लोगों ने राज्यसभा के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अब दोनों के बीच में बिल फंस गया, वो एक डेडलॉक वाले स्टेज पे आ गया, ना लोकसभा ठीक से उसको पास कर पा रहा है, ना राज्यसभा ठीक से पास कर पा रहा है। तो उस टाइम पीरियड में जो हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो दोनों हाउसेस का एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के लोग एक साथ बैठते हैं। क्या है ये, इसको बोलते हैं हम ज्वाइंट सिटिंग। और ज्वाइंट सिटिंग की सर अध्यक्षता कौन करता है, हु प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सिटिंग, तो सर ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन करेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लेकिन ये कब होता है, दिस हैपेंस विद द ऑर्डिनरी बिल। कब होगा ये सर, ये होता है ऑर्डिनरी बिल के साथ। कभी भी ज्वाइंट सिटिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के साथ नहीं करते, क्योंकि संवैधानिक संशोधन अधिनियम इतना इंपॉर्टेंट बिल है, आपके कोर संविधान को बदलने की बात कर रहा है, तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं चाहिए। या तो आप पास करो उसको इंडिविजुअली, या फिर वो पास नहीं होगा। और अगर आपके लोकसभा राज्यसभा से वो पास होकर के आ गया, तो राष्ट्रपति को साइन करना ही करना है। द प्रेसिडेंट हैज इवन नो डिस्क्रेशन इन रिजेक्टिंग दैट बिल। वो इतना ऑथेंटिक बिल है, इतना पायस बिल है, उसको इतनी प्रायोरिटी दी गई है संविधान में। दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले सर किसी भी हाउस में प्रस्तुत करिए। दूसरा, कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं चाहेगा, ठीक है, हर हाउस से उसको सेपरेटली पास करिए। और अगर वो कोई ऐसा बिल हो जो आपके फेडरल फीचर को इंपैक्ट कर रहा हो, तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर का भी उस पर सिग्नेचर चाहिए। मैं पहले आपको ये समझाता हूं। देखो, दो तरीके से स्पेशल मेजोरिटी होता है। एक तरीका ये है कि आपने 2/3 मेजोरिटी के साथ में, या फिर मोर देन 50% लोगों के साथ में अपने हाउस में पास कर दिया। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि आपने सिर्फ सपोज करो लोकसभा और राज्यसभा में पास करके राष्ट्रपति को दे दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, वो बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। लेकिन कुछ ऐसे बिल हैं जो लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स में जाते हैं, उनके सभी स्टेट्स असेंबली में जाते हैं, और वहां पे भी 50% स्टेट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो बिल पास होंगे।
अब ये कौन से बिल है, मैं आपको ये भी समझाता हूं। आपको पता है फेडरल फीचर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल फीचर? फेडरल फीचर का मतलब होता है, या फिर आप ऐसा समझ जाओ, फेडरेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। एटलीस्ट अगर हमने पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया है तो उसको हम बोलते हैं फेडरल फीचर या फिर फेडरेशन। सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है। अब अगर हम संविधान में कोई ऐसा संशोधन कर रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर को इंपैक्ट कर रहा है, यानी कि अगर वो स्टेट के पावर को भी इंपैक्ट कर रहा है, तो उस संशोधन में, उस अमेंडमेंट में आपको पार्लियामेंट के बाद स्टेट से भी 50% स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक रेटिफिकेशन फ्रॉम 50% ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि सर आपने फेडरल फीचर पर इंपैक्ट किया। फॉर एग्जांपल आप देखो सर, जीएसटी, जब जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो कहीं ना कहीं इससे आपने सेंटर के टैक्स पावर और स्टेट का टैक्स पावर दोनों पे इंपैक्ट हुआ। स्टेट का टैक्स पावर पे भी तो इंपैक्ट पड़ा ना। जो पहले स्टेट टैक्स लेता था, जैसे वैट हो गया, बाकी टैक्सेस जो पहले स्टेट लेती थी, अब वो टैक्स स्टेट नहीं ले सकती, क्योंकि अब वो हम जीएसटी के रूप में भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट का भी पावर टैक्स का चेंज हो गया इस बिल के कारण। तो ऐसा बिल जो सेंटर और स्टेट दोनों के रिलेशन पे इंपैक्ट डाले, समझो इस चीज को, ऐसा बिल जो सेंटर और स्टेट दोनों के रिलेशन पे इंपैक्ट डाले, ऐसे बिल को पास करने के लिए हमें पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास कराना पड़ेगा। इस चीज को समझो अच्छे से। सिर्फ पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, आपको स्टेट लेजिस्लेचर 50% स्टेट से पास कराना पड़ेगा। स्टेट में आप सिंपल मेजोरिटी से पास करिए 50% के साथ चलेगा, बट आपको स्टेट से पास कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। सपोज करो हमें प्रेसिडेंट साहब का, जो राष्ट्रपति साहब होते हैं, प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन का कोई प्रोसेस में हमें अमेंडमेंट करना है। प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन के प्रोसेस में हमें अमेंडमेंट करना है। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बताता हूं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, मतलब एक टेम्पररी बॉडी बनाई जाती है, एक टेम्पररी बॉडी बनाई जाती है। और इस बॉडी के अंदर में पार्लियामेंट के तो लोग होते ही हैं, पार्लियामेंट के साथ साथ इसके अंदर में सर पूरे देश के जितने स्टेट्स है ना, उनके लेजिस्लेचर के भी लोग होते हैं। तो अगर सपोज करो हमने राष्ट्रपति के इलेक्शन में कुछ भी संशोधन करने का सोचा, समझो इस चीज को, अगर हमने राष्ट्रपति के इलेक्शन में कुछ भी संशोधन करने का सोचा, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर से भी परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होगा। क्योंकि यहां पे आपके क्या हो रहा है, सेंटर एंड स्टेट दोनों का रिलेशन पे इंपैक्ट पड़ रहा है। इट इज हैम्परिंग द रिलेशन ऑफ बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स। So you have to take permission not just from the center but also from at least 50% states। देश का 50% स्टेट आपको सपोर्ट करे, और उन स्टेट्स पे आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। जैसे पार्लियामेंट में तो आपको चाहिए ना भाई स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन स्टेट्स में आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। क्या चाहिए? यू जस्ट नीड इज सिंपल मेजोरिटी। अगर आपने सिंपल मेजोरिटी से स्टेट से पास करा दिया, दैट इज ऑल। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इसके आगे अपन चलते हैं। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट जितनी सरल भाषा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से पीछे जाओ, वापस से सुनो, मुझे लगता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, मतलब संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसको पास कराने के लिए पार्लियामेंट से भी हो सकता है, और कोई कोई तो पार्लियामेंट के साथ साथ हमें स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास कराना पड़ेगा, तब जाकर के होगा, ठीक है। और इसके बाद आपके राष्ट्रपति जी का साइन चाहिए, वो तो अलग ही है, ठीक है। तो आपको क्या लिखा हुआ है इसके बाद से, इफ रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर, अगर जरूरी है तो हमें एटलीस्ट हाफ लेजिस्लेचर से भी परमिशन चाहिए। उसके बाद से ये राष्ट्रपति के पास में भेज दिया जाता है, और राष्ट्रपति के पास में कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, उनको साइन करना ही पड़ेगा, वो इसको नहीं टाल सकते, क्योंकि संवैधानिक संशोधन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट से बिल्स होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूं सर, मेजॉरिटी मतलब अमेंडमेंट कितने टाइप का हुआ। अमेंडमेंट होता है सर 3 टाइप का, एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस कंसर्न ऑफ हाफ लेजिस्लेचर। जो मैं आपको बताया था 50% स्टेट लेजिस्लेचर का आपको कंसर्न भी चाहिए, क्योंकि ऐसे बिल्स में सेंटर और स्टेट दोनों के रिलेशन पे इंपैक्ट पड़ रहा है। इट इज पुटिंग इंपैक्ट ऑन बोथ रिलेशन, दोनों के रिलेशन पे क्या हो रहा है सर, ये इंपैक्ट डालते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर से भी परमिशन लेना पड़ेगा। अब कमाल की बात पता है क्या है, हमने जो आज अमेंडमेंट चैप्टर पढ़ा है उसमें ये जो बी और सी है, ये जो नीचे के 2 अमेंडमेंट है 2 प्रकार के, ये आपके आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंड किए जाते हैं, जो कि पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। सिंपल मेजॉरिटी आपका आर्टिकल 368 के अंदर में नहीं आता है, इसको याद रखना।
इट डजंट कम अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर में सर ये दो आते हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। एटलीस्ट इतना तो ध्यान में रखना ही रखना, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब सिंपल मेजोरिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या है ये सर। तो सिंपल मेजोरिटी इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, ये मैं आपको बता रहा था, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। मतलब ये कहीं ना कहीं कोई भी ऑर्डिनरी लॉ, छोटा मोटा लॉ है, कानून बनाना है, हमने आर्टिकल मतलब 368 के बाहर से बना दिया, मतलब हमने सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया। छोटा मोटा कोई भी कानून है, फॉर एग्जांपल हमें स्टेट का बॉर्डर चेंज करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, हमें एमपीस का सैलरी बढ़ाना है घटाना है, प्रोसीजर को चेंज करना है, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज को रखना है पार्लियामेंट में, सिटीजनशिप में, इलेक्शन में, यूटी में, किसी में भी संशोधन करना है, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उन सभी बिल को हम क्या करते हैं सर, सिंपल मेजोरिटी के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करते हैं। ये आर्टिकल 368 के अंदर में नहीं आता है, बहुत सिंपल है। लेकिन 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 स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो इसका कमाल का बात क्या है, आपका स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये है सर कि जितने लोग आए हैं, राइट, उनके 2/3 लोग तो आपको वोट करें ही करें, प्लस 50% जो टोटल हाउस का मेंबर है उनके एटलीस्ट 50% लोग का एसेंट होना चाहिए। मैं आपको इसको एक नंबर के साथ बता रहा हूं। सपोज करो आपके हाउस में 120 लोग हैं। कितने लोग हैं सर? 120 लोग हैं। और 120 लोग में से सपोज करो 90 लोग उस दिन आए हैं। कितने लोग आए हैं? 90 लोग आए हैं। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके हाउस के? सर टोटल मेंबर्स हैं आपके हाउस के वो है 120, लेकिन 90 लोग ही उस दिन प्रेजेंट है। तो जितने लोग प्रेजेंट है ना, इनका 2/3 आपको वोट होना चाहिए, मतलब 2/3 ऑफ 90। तो कितना हो जाएगा? 60 लोग आपको एटलीस्ट सपोर्ट करे। और ये जो 2/3 हो, ये एटलीस्ट टोटल मेंबर्स का 50% होना चाहिए। टोटल मेंबर्स का कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। यानी कि ये जो 60 है, अब आप इसको देखो 120 का 50% कितना होगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। मतलब अब ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया। समझे इस चीज को? यानी कि देखो टोटल मेंबरशिप का 50% तो चाहिए ही चाहिए, और उस दिन जितने लोग आए थे उनमें स्पेशल मेजोरिटी में हमें 2/3 चाहिए। मतलब जितने लोग वोट डालने, आप ऐसा जरूरी थोड़ी कि जितने हाउस के टोटल मेंबर है सब लोग आ जाएंगे उस दिन। मतलब पार्टी तो बुलाती है, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है कोई ऑफिशियल टूर पे, हो सकता है कोई छुट्टी पे, कोई भी रीजन हो सकता है। तो अगर उनमें से जितने लोग आए हैं उन्होंने अगर 2/3 वोट कर दिया फेवर में, और ये जो 2/3 है ये एटलीस्ट टोटल मेंबर्स का 50% है, तो आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया। दिस इज द लाइव एग्जाम्पल। मैंने आपके सामने एकदम लाइव एग्जाम्पल में कैलकुलेट करके बताया कि स्पेशल मेजोरिटी से कैसे पास होगा। ठीक है, अब स्पेशल मेजोरिटी आप कब करोगे? जब आप संविधान में कुछ बड़े संशोधन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट सा अमेंडमेंट कर रहे हो, उसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और स्पेशल मेजोरिटी के साथ में आपको 50% हाउसेस का भी रेटिफिकेशन चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बाई हाफ ऑफ द हाउसेस ऑल्सो रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन बाई हाफ द स्टेट्स। और मैं इसके आगे लिख देता हूं विथ सिंपल मेजोरिटी, राइट, विथ सिंपल मेजोरिटी। मतलब हमें 50% हाउस का रेटिफिकेशन चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए सर? सिंपल मेजोरिटी के साथ चाहिए। मतलब सपोज करो कि हमने वो बिल को पास तो कर दिया, और आज हमारे देश में 28 स्टेट्स है, तो इनमें से अगर 15 स्टेट्स ने इस बिल को पास कर दिया, और इन 15 स्टेट्स में हर स्टेट में बस 50% लोग जो आए हुए हैं ना, उनमें से 50% लोगों ने सपोर्ट कर दिया, बस सिंपल मेजोरिटी से भी तो बिल पास हो गया। तो स्टेट्स में हमें सिंपल मेजोरिटी के साथ चाहिए, यानी 50% लोग वोट करें। बाकी आपको पार्लियामेंट में क्या चाहिए सर? स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एक तीसरा मेथड है। ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारा फेडरल फीचर, मैं आप लिख देता हूं, जब हमारा फेडरल फीचर इंपैक्ट होता है। जैसे कि आपको दिखाई देगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, लेजिस्लेटिव पावर हो गया, जीएसटी, 7 शेड्यूल जिसके अंदर में हमको स्टेट, यूनियन, कंकरेंट ऐसे अलग अलग लिस्ट दिखाई देते हैं। इनमें से किसी में भी आप बदलाव करोगे तो आपको स्टेट का भी परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी हमने ऑन पैरेलल बेसिस अपना मेंटरशिप बैच में कल्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक कल्चर हम अभी एक हफ्ते के अंदर में विल बी स्टार्टिंग आर्ट एंड कल्चर। और अभी हमारा सोसाइटी खत्म होने वाला है, तो जो भी ऐसे नए एस्पिरेंट्स हैं जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 और 27 के लिए, इट्स अ गोल्डन टाइम। एक हफ्ते के अंदर में कल्चर स्टार्ट हो जाएगा, यू कैन डेफिनेटली इनरोल। उसके बाद हो सकता है कि एडमिशन हम रोक दें, क्योंकि फिर कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नए सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं होंगे, तो बीच में तो एडमिशन एटलीस्ट नहीं होंगे। ठीक है, बाकी जिनको 2026 अटेम्प्ट करना है या 27 में अटेम्प्ट करना है, दिस इज द गोल्डन टाइम। क्योंकि सही बता रहा हूँ, इस टाइम पे जिनका मेंस है उनको छोड़ के कोई नहीं पढ़ रहा। सारे एस्पिरेंट सितंबर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और सितंबर आते आते अब 3 महीने पीछे हो चुके होंगे।
तो इस टाइम को परफेक्टली यूटिलाइज करना है। तो अगर आप खुद से कर पा रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। जस्ट ट्रैक योर परफॉर्मेंस। अगर आपको लग रहा है आप खुद से नहीं कर पा रहे, देन डू नॉट फॉरगेट और डू नॉट फाइंड एनी हेजिटेशन इन कॉन्टेक्टिंग अस फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम। वहां पे हम आपको कराएंगे, डेली बेसिस पे कराएंगे, राइट, इवन रेगुलर टारगेट्स के साथ, आंसर राइटिंग के साथ में विल डू इट। क्योंकि हम जो आंसर राइटिंग करा रहे हो, इट्स समथिंग लाइक मेन स्ट्रॉमिंग, मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे आंसर खुद बता रहे हैं, सर इसके ये पॉइंट्स हो सकते हैं, देन द मेंटर इज थिंकिंग कि हाँ ये पॉइंट चलेगा, नहीं ये पॉइंट नहीं चलेगा। इससे क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस प्रोवोक होगा कि हमें कैसे आंसर लिखना है। अगर आपको कुछ भी नहीं लिखने आता, आपने कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है, यू शुड स्टार्ट इट, यू मस्ट स्टार्ट इट, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बिकॉज इट इज जस्ट अ रेगुलर प्रैक्टिस जो हैंड होल्डिंग करके आती है। तो जो आर्ट एंड कल्चर है वो मैं लूंगा, ठीक, पर्सनली मैं पढ़ा रहा हूँ, और अभी जो सोसाइटी है वो श्रुति मैम करा रही है, ऑब्वियस सी बात है। एनीवेज, so coming back again, this is about the special majority. I think this is clear to all of you. ग्लोबल पर्सपेक्टिव जानना की कुछ खास जरूरत नहीं है, हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, बाकी अलग अलग देशों का अलग अलग है स्पेशल मेजोरिटी। अब देखो यूएस में और बाकी कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा, यू कैन डेफिनेटली गो एंड रीड दिस। हाँ, एक आध दो चेंज मैं आपको केस स्टडी फटाफट बताता हूँ, क्योंकि केस स्टडी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले देखो, पार्लियामेंट के पास ना इनिशियली बहुत ही एब्सोल्यूट पावर था, मतलब हमारा जो संविधान आया तो हमने पार्लियामेंट को बहुत ही ज्यादा एब्सोल्यूट पावर दे दिया था कि पार्लियामेंट जो चाहे जैसे चाहे अमेंडमेंट कर सकती है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट से केस आए थे। सबसे पहले था सर शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951। इसने क्या बोला, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट आपका फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अमेंडमेंट के लिए किसी को क्या चाहिए? सर अमेंडमेंट के लिए चाहिए कि जो गवर्नमेंट है ना उसके पास में अच्छी खासी मेजोरिटी हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरी सरकार अभी बन गई, ठीक है, और मेरे पास बहुत मेजोरिटी, मेरे पास 80% मेजोरिटी, आज तक की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक मेजोरिटी है मेरे पास, और मैंने जाकर के बोल दिया कि इस देश में जो सेक्युलर वर्ड लिखा हुआ है ना, ये सेक्युलर वर्ड ही गलत है, मैंने सेक्युलर वर्ड को हटा दिया अमेंडमेंट के थ्रू कि सेक्युलर वर्ड को यहां से हटा दो, मुझे सेक्युलर चाहिए नहीं अपने देश में। और मैंने बोल दिया कि हमारा जो इंडिया है, वो हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू स्टेट हो गया है या फिर इस्लामिक स्टेट हो गया। हमने अपने देश को किसी धर्म के नाम पे जोड़ दिया। तो अगर हमने जैसे अपने देश को धर्म के नाम पे जोड़ा, तो हमारा जो संविधान लिखा गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो इतना फेयर था, ओपन था, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन अब बचेगा? ये नहीं बचेगा, ये पूर्ण रूप से खत्म हो गया, इसकी वैल्यू ही खत्म हो गई। हमने सिर्फ एक संशोधन किया, इसीलिए हमेशा याद रखना, संशोधन करने के लिए हम पार्लियामेंट के पास अथाह पावर, अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकते। और ये चीज धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आया। और मैं आपको आगे बताऊंगा, 1973 में एक इंपॉर्टेंट सा केस आया, केशवानंद भारती केस, और उस केस ने एक लिमिट लगा दिया पार्लियामेंट पे। ये बोला कि आप कुछ भी अमेंडमेंट करो, लेकिन एक चीज को याद रखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे संविधान का कुछ बहुत ही कोर एथिकल वैल्यू है। अगर आपने उसको बदल दिया ना, तो हमारा पूरा संविधान ही बदल गया। अब आप हमारे संविधान से सेक्युलर वर्ड हटा दो, संविधान नहीं बदल जाएगा क्या? खत्म हो गया हमारा संविधान, क्या ही बचा फिर हमारे देश में जो इतना हमने इक्वालिटी, राइट्स, माइनॉरिटी के लिए, मेजोरिटी के लिए जो भी कुछ किया, सब तो खत्म हो गया। हमारा देश एक धर्म के नाम पे चला गया। तो इसीलिए एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करे, लेकिन कुछ चीजों को पार्लियामेंट कभी नहीं अमेंड कर सकती, क्योंकि अगर आपने उसको अमेंड कर दिया तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा बदल जाएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, हो सकता है आज मेरे पास में बहुत तगड़ी मेजोरिटी है, मैंने कल कोई संविधान में संशोधन करके पूरा संविधान ही बदल दिया, और 10 साल बाद मेरी सरकार चली गई, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट किया, लड़ाई किया, जो संविधान बनाया था, वो सब तो मैंने खत्म कर दिया। तो किसी भी सरकार के पास इतना अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकता, किसी भी पार्लियामेंट के पास इतना अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन व्हाई इस पे चेक एंड बैलेंस करने की आवश्यकता है। ये चीज हमें स्टार्टिंग से समझ में आना शुरू हो गया था जब शंकरी प्रसाद सिन्हा के केस में 1951 में पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है। तो लोगों को थोड़ा सा लगा कि अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को बदल देगी तो कहीं ना कहीं यार हमारा कोर प्रिंसिपल ही बदल गया ना, हमारा संविधान ही बदल जाएगा। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार। मेरे इस धरती पे जीने का क्या महत्व जब मेरे को वो अधिकार ही नहीं मिले जिससे मैं सोसाइटी में सबके बराबर रहूं। अधिकारों के लिए तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने 200 साल तक लड़ाई किया है। वो फ्रीडम फाइटर्स की सारी मतलब सबकी बेइज्जती हो जाएगी ना अगर हमारा फंडामेंटल राइट को ही आपने हटा दिया तो पार्लियामेंट के पास क्या इतनी शक्ति होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट को हटा सके? ऐसा डिबेट होना स्टार्ट हुआ। फिर गोलकनाथ केस आता है 1967 में, और ये टर्निंग पॉइंट बनता है। पता है इस केस ने क्या बोला? इसमें जुडिशरी ने कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट ना बदल सकती है ना हटा सकती है। दूसरा, अगर कोई भी अमेंडमेंट करते हो, आप कोई भी संशोधन कर रहे हो, तो संशोधन एक कानून है, इट्स अ लॉ। ऐसा नहीं है कि सर मैंने संशोधन कर दिया तो अब ये चेंज नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है, क्योंकि संशोधन क्या है?
कोई भी अमेंडमेंट करोगे तो वो लॉ है आर्टिकल 13 के अंदर में, और कोई भी लॉ अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो हम उसको इनवैलिड मानेंगे। मतलब कल अगर किसी गवर्नमेंट ने, कल अगर पार्लियामेंट ने कोई एक ऐसा कानून में, हमारे संविधान में संशोधन कर दिया और वो संशोधन हमारे फंडामेंटल राइट को इंपैक्ट डाल रहा है, तो वो संशोधन भी टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज दैट अमेंडमेंट इज इन द पैरामीटर, इन द डेफिनेशन ऑफ द लॉ। वो अमेंडमेंट लॉ के पर्सपेक्टिव में आता हुआ नजर आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आपको दिखाई देगा, सो एनी अमेंडमेंट, यानी कि आप किसी प्रकार का अगर संशोधन हो रहा है दैट ट्राइज टू लिमिट और चेंज फंडामेंटल राइट, जो आपके फंडामेंटल राइट को बदलने की कोशिश कर रहा है, आपके फंडामेंटल राइट को रोकने की कोशिश कर रहा है, वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि हम उसको असंवैधानिक मानेंगे। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में, गोलकनाथ केस में पूरी कहानी बदल गई। यहाँ पे जुडिशरी ज्यादा पावरफुल हो गई, पार्लियामेंट के पावर को कम कर दिया गया। ये बात लग गई पार्लियामेंट को बुरी, और पार्लियामेंट ने एक और संशोधन कर दिया 1971 में। और इन्होंने क्या बोल दिया संशोधन में, इन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 13 के अंदर में एक क्लॉज डाल देते हैं जिसके थ्रू हम ये बोलेंगे कि आपने अगर कोई भी संविधान में संशोधन किया है, अगर हमने, पार्लियामेंट ने कोई भी संविधान में संशोधन किया है, तो वो लॉ नहीं है, वो कानून के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा और आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब सपोज करो अगर कल पार्लियामेंट संविधान में ऐसा संशोधन कर दे जिससे आपका फंडामेंटल राइट खत्म हो गया या आपका फंडामेंटल राइट खतरे में चला गया, तो भी वो संशोधन वैलिड है, क्योंकि वो संशोधन लॉ नहीं है। ऐसा किसने कह दिया? पार्लियामेंट ने वापस से कह दिया एक संशोधन करके। बिकॉज देखो यहाँ फाइट चल रहा है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं, राइट। और दोनों में से कोई भी बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं सिस्टम में एक बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ हो जाएगा, वो यहाँ पे दिखता हुआ नजर आता है। तो सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर केशवानंद भारती केस ऑफ 1923, ठीक है। 13 जज की बेंच था, 7:6 का वर्डिक्ट आया है, 7 जज एक डिसीजन, 6 जज एक डिसीजन। सबसे कमाल का वर्डिक्ट क्या है इसमें कि पार्लियामेंट को जो मन करे ना उसमें बदल दो, जो अमेंड करना आप कर दो अमेंड, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको फंडामेंटल राइट अमेंड करना है कर दो अमेंड, लेकिन एक चीज याद रखना, आप हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते। द पार्लियामेंट कैन नॉट वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये जुडिशरी बताएगी। कौन बताएगा? ये जुडिशरी बताएगी। क्या इसको जुडिशरी ने कभी डिफाइन किया है? नहीं, इसने जुडिशरी ने कभी डिफाइन नहीं किया। जुडिशरी ने कहा कि अलग अलग केस के द्वारा हम बताएंगे कि देखो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें नहीं आप घुस सकते, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको नहीं बदल सकते, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर्स व्हिच पार्लियामेंट कैन नेवर अटेम्प्ट अमेंड। ये जुडिशरी ने अपने ऊपर रख दिया, क्योंकि आप डिफाइन कर दोगे तो आप अपना स्कोप कम कर दिए ना। हो सकता है कि उस डेफिनेशन के आगे जाकर के वो कुछ संशोधन कर दे, वो नहीं, इन्होंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में क्लियर कट कर दिया कि आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है क्या बेसिक स्ट्रक्चर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया? कहां से करेगा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन? कॉन्स्टिट्यूशन में तो था ही नहीं, गलत है। तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर को जुडिशरी ने डिफाइन किया? जुडिशरी ने भी डिफाइन नहीं किया है। जुडिशरी खुद अलग अलग केसेस के थ्रू बोलते रहती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें पार्लियामेंट नहीं जाएगी, वो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें नहीं जाएगी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें नहीं जाएगी। समझो इस चीज को, ठीक है। तो वो क्या दिखाई देगा? बेसिक स्ट्रक्चर इज अनअमेंडेबल कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा कोर फीचर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप डेमोक्रेसी शब्द को कभी नहीं हटा सकते। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है सर रूल ऑफ पीपल, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ पीपल। अगर आपका संशोधन करके डेमोक्रेसी शब्द को हटा दो तो हमारा डेमोक्रेसी यानी कि रूल ऑफ पीपल ही खत्म हो गया। तो ये कहीं से भी जस्टिफिएबल नहीं है। डेमोक्रेसी का फेडरलिज्म आप कभी नहीं हटा सकते, मतलब जो सेंटर और स्टेट के बीच का पावर डिवीजन नहीं हटा सकते। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, कभी नहीं हटा सकते। जुडिशियल रिव्यू, राइट, आपकी जो जुडिशरी है कानून को रिव्यू कर सकती है। अगर जुडिशरी को लग रहा है कुछ इसमें गलत है, आप इन चीजों को नहीं हटा सकते। ये सब के सब क्या है? दे आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आपको जो अमेंड करना है करिए, पार्लियामेंट को जो भी बदलना है बदलिए, लेकिन याद रखना ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर को आप छू नहीं सकते। और लास्ट में ईटीसी लगा, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशरी ने डाला है। प्रिसाइजली बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने डाला हुआ है। अब जाकर के एक बैलेंस आता है कि हाँ पार्लियामेंट कहां तक कमेंट कर पाएगी, तो यहां तक कर पाएगी। हमने पार्लियामेंट पे थोड़ा सा लगाम लगाया, अदरवाइज पार्लियामेंट कुछ भी कर दे, नेचुरल है ना भाई, तो कुछ भी कर सकती है ऐसे तो, क्योंकि बहुत पावरफुल है पार्लियामेंट। चाहे कल पूरा संविधान ही बदल दे तो हमारा देश ही बदल गया, हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमी बदल गया, पॉलिटी बदल गया, सब बदल गया। दैट हैज नॉट टू बी चैलेंज। इसीलिए इस पूरे सिस्टम में आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही है सर बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व होता है। मिनर्वा मिल केस आता है, वो भी इसी चीज को बताता है कि जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसमें भी बदलाव नहीं कर सकते। और फाइनल अमेंडमेंट पावर के बारे में ये क्या बताया गया
कि पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी चीज को अमेंड कर सकती है, आपके संविधान में किसी भी चीज को, कोई भी प्रोविजन को बदल सकती है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है। लेकिन आपको याद रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर ना खराब हो, और आपका जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी है, वही बात है जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है, इसमें कभी भी पार्लियामेंट नहीं घुस सकती। यानी कि पार्लियामेंट कैन नेवर टच, डिस्ट्रॉय, अमेंड, डिलीट द बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा? तो सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग जजमेंट्स के द्वारा बताएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कभी भी डिफाइन नहीं किया। अगर ऐसा कहीं भी कुछ भी आए तो उसको फटाक से गलत करना, कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया, एज सिंपल एज पॉसिबल। I'll take 1 minute of every one of you just to draw your attention। जो मैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम कह रहा था, दिस इज द मेंटरशिप प्रोग्राम, दिस इज द सर्वर सर, यूपीएससी 3 मेंस, श्रुति मैम 1 यूपीएससी मेंस, ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ मेंटरशिप, चंदन सर ऑथर एंड इकोनॉमिस्ट, एंड दिस इज द सोलंकी सर, अभी इनका यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का रिजल्ट आया, 307 rank he has got out there, so he'll be leaving out there। So we have a very credible list of mentors, we are mentoring 24/7 with all the aspirants। जो भी आपको दिक्कत हो आंसर राइटिंग में या फिर स्ट्रेटजी में, whatever the problem is, you can definitely get help from these mentors। The expert mentors are from the different backgrounds of exams। 5000 से ज्यादा आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, प्लस साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो ये है वो है मेंस के आंसर राइटिंग आपको मेंटोर के साथ में लिखवाएंगे, जिसके कारण आपका आंसर राइटिंग प्रोसेस और स्ट्रेंथन होता है। दैट इज द कोर पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हाट मेंटरशिप प्रोग्राम। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट। बाकी मैं आपको सेशन के स्टार्ट में अपना नंबर दे चुका हूं, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यही सब है, लॉ अमेंडमेंट के बराबर नहीं है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। कंक्लूजन मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनेमिक चीज है, बट इसको हमें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे जैसे बदलाव होगा वैसे पार्लियामेंट कर सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि डॉक्ट्रिन जो है बेसिक स्ट्रक्चर का, उसको पार्लियामेंट कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेगी। दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन टुडेस सेशन। आज के सेशन में हम इतना ही कवर करेंगे। जो अगली क्लास आएगी वो होगी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दोनों की कंबाइंड क्लास होगी। तो आज की क्लास को रेगुलरली रिवाइज करेंगे। बाकी अब मैं रेगुलर सेशंस को लेकर के आऊंगा, राइट। अभी मैं सेशंस को पिछले एक हफ्ते इसलिए रोक के रखा था क्योंकि लिटरली इन द लास्ट वीक आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। कोई भी एस्पिरेंट सही तरीके से नहीं पढ़ रहे थे, बट इन लास्ट वीडियो आई कुड सी द रिस्पॉन्स ऑफ एस्पिरेंट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स दैट यू आर लाइकिंग द कंटेंट, और अगर कोई भी सजेशन है ऑल्सो लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू सी दैट। बाकी अपन मिलते हैं अगले सेशन में, उसमें हम एफडी और डीपीएस भी कवर अप करेंगे। बस मुझे आप लोग अपने लाइफ का ये 25 सेशन दे दो जो मैं आपको करा रहा हूं, इसके बाद आप मुझे खुद आकर के बोलोगे कि सर पॉलिटी की प्रॉब्लम आपने जड़ से खत्म कर दिया। जस्ट गिव मी दीस 25 सेशन, ट्रस्ट मी, विल मेक अ ग्रेट चेंज, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े पेड कोर्सेज भी नहीं कर पाते। सो विद दिस लेट्स नॉट waste a lot of time with this, we end the session, let's meet on the different session। बाकी अगर आपको मेरा mentorship चाहिए, you can definitely go check out the courses, you can definitely text me, I'll definitely try something better for all of you। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।